नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडू मंत्रा में स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हमारे हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी को लेके आई हूँ, जिनकी कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। उनकी स्वयं की कहानी है बच्चों। ये बड़े भाई साहब जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने बारे में लिखा है। तो चलिए बच्चों, सबसे ज़रूरी है कि इनके कुछ हम मेन पार्ट्स आपके सामने लेके आए हैं कि जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट, बहुत सारा डिटेल देने से बेटर है कि हम अपने पॉइंट पे आ जाए और उस चीज़ों को कम समय में, वीडियो बड़ा होने का मतलब कुछ नहीं है, कम समय में अच्छी जानकारी लिया जाए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 4 भागों में 5 भागों में बांट दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी की यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, जो हमारे महान साहित्यकार हैं, जो हमारे महान उपन्यासकार भी माने जाते हैं, कथाकार माने जाते हैं, जिनकी बहुत सारी कहानियों पे फिल्में बनाई गई, जिनकी बहुत हिंदी में इनकी जो महिमा है या इनका जो पद है सबसे ऊपर माना गया है। ये सबसे महान माने गए, सबसे प्रसिद्ध कवि माने गए, सबसे प्रसिद्ध कहानीकार माने गए हैं। कवि ना मान के बल्कि कहानीकार या उपन्यासकार ये माने जाते हैं। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इनका जन्म जो हुआ था 31 जुलाई को हुआ था, सन 1880 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लमही में हुआ था। यानी इनका 1880 में इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका असली नाम था धनपत राय। उर्दू में इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। इनका असली जो नाम था, इनका नाम क्या था? धनपत राय नाम था। और इनको उर्दू में नवाब राय के नाम से भी इनको क्या किया था? संबोधित किया जाता है या इनको पुकारा जाता है। इनकी जो कहानियां हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, इनकी प्रमुख जो कहानियां हैं, मानसरोवर शीर्षक 8 खंडों में विभाजित है। यानी कि इनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वो रचना है मानसरोवर, जो 8 खंडों में विभाजित है। यानी उनकी जो किताबें हैं, जैसे एक रचना की गई हो उसको 8 भाग में बांट दी गई है, जिसका नाम है मानसरोवर। और ये कथा सम्राट के नाम से जाने जाती, यानी कहानियों के जो सम्राट माने जाते हैं वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका आप लोग पिक्चर देख रहे हो। ध्यानपूर्वक इनको पहचान लीजिए कि ये है हमारे महान कथाकार, महान कहानीकार, सम्राट माने जाते। सम्राट इंसान कब बनता है? जब उसमें वो महानता या दक्षता हासिल कर लेता है। तो हिंदी साहित्य के ये सम्राट माने गए हैं, कहानियों के ये सम्राट माने गए। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, गोदान है, निर्मला है, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र और इनकी सरस्वती उपन्यास भी है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में तो हमने जान लिया। अब इनके जो है उसके बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे इनकी रचनाएं हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि पाठ प्रवेश, अभी पाठ में हमारी जो एंट्री होगी, यानी हमारी जो कहानी है बड़े भाई साहब। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में आपको विभाजित करके बताया है। देखिए, ये जो पाठ की कहानी है, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरा बचपन, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने पूर्वक बात है ये, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन तिरोहित कर दिया। यानी पूरी जो कहानी है ये उनके बचपन से रिलेटेड, उनकी खुद की आत्मकथा है। ये जो कहानी है उनकी खुद की आत्मकथा, यानी हमारे महान सम्राट जो है, कहानी के महान सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की स्वयं की कहानी है। ये रियल स्टोरी है। वो अपने बड़े भाई साहब, यानी उनके जो बड़े भाई रहते हैं उनके बारे में और अपने बारे में, किस तरह से उनका बचपन गुजरता है, किस तरह से उनका शिक्षा दीक्षा होता है, वहाँ पर उन्होंने कौन से संस्कार ग्रहण किए और कौन कौन सी बातें उनकी घटना उनके जीवन में घटित हुई, उस घटित हुई घटनाओं को वो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे इस कहानी के माध्यम से। तो ये जो कहानी है बड़े भाई साहब, इसमें क्या रहता है? 2 पात्र हैं। इस कहानी के प्रमुख 2 पात्र हैं। पहले पात्र है उनके बड़े भाई साहब और दूसरे पात्र है हमारे महान सम्राट कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी। यानी 2 भाई जो है ये इस कहानी के प्रमुख पात्र होती, यानी मेन कैरेक्टर यहाँ पे कौन है? बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। छोटे भाई साहब अर्थात हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर रहता है। यानी ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर रहता है। यानी अगर बड़े भाई 15 साल के होंगे तो उनके छोटे भाई कितने साल के होंगे? 10 साल के।
क्योंकि दोनों भाई की उम्र में कितना अंतर है, दोनों भाई की उम्र में 5 साल का अंतर है। यानी बड़े भाई साहब अगर 15 साल के होंगे तो छोटे भाई साहब 10 साल के। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं ताकि उसे सही राह पर ला सके। यहाँ पे बड़े भाई की जो जिम्मेदारी होती है, बड़े भाई का जो दायित्व होता है, इस कहानी के माध्यम से बेटा हमें ये बताया गया है कि किस तरह से बड़े भाई साहब अपने आप को प्रेरणादायी सिद्ध करते हैं। यानी हमें ये बचपन से ही बताया जाता है बच्चों कि हम हमारे अपने बड़ों से सीखना चाहिए, चाहे वो बड़े हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे बड़े भाई हों, यानी आपके समक्ष जो है उनसे हमें क्या करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रेरणादायी ये बड़े भाई साहब का जो हमारे प्रमुख 2 पात्र बताए गए हैं, बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। छोटे भाई साहब तो हो गए हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। अब उनके बड़े भाई साहब की क्या उसमें महिमा बताई गई, क्या उनका रोल था पूरी कहानी में। देखिए उनके रोल के विषय में हमें यही बताया जा रहा है, उनकी जो भूमिका है, रोल का मतलब है बच्चों भूमिका, उन्होंने किस तरह की भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे वो प्रेरणादायी का मतलब ये होता है जो हमारे आइडियल होते हैं, जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को हम निखारना चाहते हैं। जैसे हमारे गुरु होते हैं, गुरु को हम हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? क्योंकि उनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं। तो यहाँ बड़े भाई साहब अपने बड़े भाई होने का दायित्व निभाते हैं, अपने छोटे भाई के लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं। यानी अपना छोटा भाई कभी अपने बड़े भाई के लिए अंदर से कोई मलाल ना रखे, उनके लिए कोई गलत चीज़ें ना सोचे, या अगर हमारा बड़ा भाई अच्छा करेगा तो छोटा भाई अवश्य अच्छा करेगा। ये कहावतें हैं बेटा, हमारे बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि अगर बड़े ने सही राह दिखाई होती तो छोटा अपने आप करता। तो यहाँ पे ये बड़े भाई साहब प्रेरणादायी इसीलिए बनना चाहते हैं। और उसके बाद दोनों भाई पढ़ाई के लिए परिवार से दूर छात्रावास में जाते हैं। यानी पूरी कहानी के प्रमुख 2 पात्र हैं, फिर दोनों पात्र में 5 साल का डिफरेंस है। बड़े भाई अगर 15 साल के होंगे, या बड़े भाई की जो भी उम्र बताई जाएगी कहानी में, उनसे 5 साल छोटे भाई होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताएगी कि बड़े भाई साहब की जो भूमिका होती है, बड़े भाई साहब यहाँ पे प्रेरणादायी बनना चाहते हैं अपने छोटे भाई के लिए। और फिर ये दोनों भाई छात्रावास में अपने घर से दूर छात्रावास यानी हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं। इन दोनों भाइयों को उनके माता पिता, उनके दादा दादी उनको अपने से दूर करते हैं, पढ़ाई करने के लिए उनको छात्रावास में भेजते हैं। छोटा भाई स्वच्छंद और मस्तमौला स्वभाव का कुशाग्र था। यानी जो बड़े भाई के तो बता दिया गया कि वो अपने छोटे भाई के लिए हमेशा प्रेरणादायी बनना चाहते, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखते तो छोटा जो भाई है वो बहुत कुशाग्र बुद्धि है, मतलब बहुत तीव्र बुद्धि का है। उसका जो IQ पावर है बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कौशल को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। लेकिन उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है मस्त मौला है। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ लेना नहीं चाहते, हमेशा दिल खुश रखते हैं, आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे कहानी के पात्रों के वे पाठ योजना किस तरह से की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई है। आप लोगों को अध्ययन हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी का क्या प्रमुख पात्र है। तो चलिए अब बड़े भाई साहब, अब हम अपनी कहानी पे आ जाते हैं कि बड़े भाई साहब किस तरह से प्रेरणादायी बनते हैं अपने छोटे भाई के लिए। तो देखिए बच्चों, लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते हैं। यानी जो बड़े भाई साहब है, हमेशा इस कहानी में हमें ये बताई गई बच्चों को, बड़े भाई साहब हमेशा टाइम कहाँ पे लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पूरा वक्त किताबें खोल के बैठते हैं, कुछ अध्ययन करें, कुछ हमेशा उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए। तो छोटा भाई यहाँ पे यानी मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी में ये बताना चाहते कि हमारे बड़े भाई साहब पढ़ाई को कितना महत्व देते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके हिसाब से मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 कक्षा में आगे हैं। बड़े भाई साहब पूरा टाइम किताबों में तो देते हैं, लेकिन सिर्फ 3 कक्षा, जहाँ पे 5 कक्षा छोटे भाई से आगे होना चाहिए था, वहीं पे उनके बड़े भाई सिर्फ 3 कक्षा ही उनसे आगे हैं। यानी उनके बड़े भाई साहब क्या हो गए हैं, फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे लेकिन तालीम जैसे महत्व को मामले में वह जल्दबाजी से, यहाँ पे बेटा ये व्यंग्यात्मक भी बताया गया कि यहाँ पे कुछ व्यंग भी किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और कहते हैं कि तालीम जैसे महत्व को, तालीम को सीखना यानी किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना उनके लिए जल्दबाजी नहीं चाहिए, वो बहुत आराम से ग्रहण करना चाहते हैं। ये किसके बारे में बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी? अपने बड़े भाई साहब के लिए बता रहे हैं कि तालीम भी सीखना उनके लिए जल्दबाजी नहीं है। यानी कोई भी सीखो, दिल से सीखो, बहुत आराम से और धीरे धीरे सीखो। ये व्यंग कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी किस तरह से अपनी कहानी में। मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझे
और वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि ये मुंशी प्रेमचंद जी अपनी इस कहानी में हमें ये बताना चाहते कि बड़े भाई साहब हमारे बहुत अध्ययनशील थे, पूरा वक्त उनका पढ़ाई में जाता था और वो बहुत जिम्मेदार पर्सन थे। यानी अपने छोटे भाई को लेके उनका क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारी होती, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते थे और हमेशा अपने छोटे भाई को क्या करते थे, डांट लगाते थे। जब भी उनका छोटा भाई कहीं भी खेलने जाता था, घूमने जाता था, अपने दोस्तों के साथ मनमौजी करता था, क्योंकि ये कैसे थे, मनमौजी, मस्त मौला थे। मस्त मौला का मतलब मनमौजी, उनको खेलने का बहुत शौक था, अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते थे। ये कौन खेलता है, मुंशी प्रेमचंद जी खेलते। लेकिन बड़े भाई साहब वहीं पे दूसरी तरफ उनको देखा जाए तो बहुत जिम्मेदार पर्सन रहते हैं। पूरा टाइम उनका कहाँ पे जाता है, पूरा वक्त वो कहाँ पे लगाते हैं, अपने पढ़ाई में लगाते हैं। वो स्वभाव के बहुत अध्ययनशील थे, यानी उनका जो स्वभाव था वो हमेशा अध्ययन ही करते थे, पूरा टाइम उनका अध्ययन में ही जाता था। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, 2 साल फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से 3 साल ही अपने छोटे भाई से आगे रहते हैं। तो चलिए यहाँ बड़े भाई साहब का लेखन प्रेम और छोटे भाई का रुझान, प्रमुख पॉइंट देखिए आप लोग कि बड़े भाई साहब का लेखन और छोटे भाई साहब का रुझान। बड़े भाई साहब क्या करते हैं, जब बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं बच्चों, तो पूरा टाइम क्या करते हैं, कभी सिरो रेखा जो होती है, जो मात्राएं होती है, जो कॉर्नर का जो पार्ट रहता था लिखा हुआ जो भी किताब में रहता, तो उसी में क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे, कुछ न कुछ वो बनाते रहते थे। यानी वो पूरा वक्त जो है अध्ययन के लिए बैठते थे, लेकिन पूरा टाइम अध्ययनशील नहीं थे, पूरी तरह से वो अध्ययन नहीं करते थे। और ये बात यहाँ पे देखिए, बड़े भाई साहब का लेखन, यानी वो किस तरह से लिखते थे, कौन सा चित्र बनाते थे, और छोटे भाई साहब का क्या रुझान था। छोटे भाई साहब का रुझान कहाँ पे ज़्यादा रहता था, खेलने कूदने में। वो पढ़ाई के लिए बहुत कम वक्त देते थे, लेकिन जो भी पढ़ते थे बहुत अच्छे से पढ़ते थे, और बाकी टाइम वो खेलने के लिए मस्त मौला। लेकिन बड़े भाई साहब का क्या था वहीं पे व्यवहार, बड़े भाई साहब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते थे, पूरा टाइम वो किताबें खोल के बैठते थे। भले ही किताब खोलने के बाद भी उनका कार्य क्या रहता था, चित्र बनाना या कहीं दूसरी चीज़ों को अध्ययन करना। अब बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया, यानी जब छोटा भाई बाहर चला जाता है खेलने के लिए, अपने दोस्तों में खेलने कूदने चला जाता है और पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देता, तो बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया क्या होती है, यानी उनका अपने छोटे भाई साहब के प्रति क्या व्यवहार होता है। हमें बताया गया कि जब बड़े छोटे भाई साहब बाहर खेलने के लिए जाते हैं और जब घर में प्रवेश करते हैं, कमरे में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उनके बड़े भाई साहब का यही सवाल रहता है, कहाँ था और क्यों गया था। यानी कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब सारे सवाल उनके सामने हमेशा रहता था और वो हमेशा रुद्र रूप धारण करते थे। यानी छोटे भाई को ये बताना चाहते थे कि छात्रावास में जब हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है, पूरा वक्त हमें किताबें खोल के बैठनी है और बाहर जाके कुछ लड़कों के साथ खेलना नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। उनका पहला सवाल यह होता था, कहाँ थे। यानी बड़े भाई साहब की प्रतिक्रिया क्या होती थी, अपने छोटे भाई से पूछते थे कहाँ थे। जब उनका छोटा भाई खेल के बाहर से आता था और जैसे ही कमरे में इंटर करने, प्रवेश करने की कोशिश करता था, तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई की प्रतिक्रिया होती थी कि कहाँ थे। यानी हमेशा सवालों का क्या करते थे, बौछार करते थे, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका छोटा भाई किसी भी बाहर जाके किसी भी दोस्तों के साथ खेले। उनका ये मानना था कि पूरा टाइम उनको क्या करना है, बैठ के अध्ययन करना। अगर छात्रावास में हम पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो हमें फुल टाइम क्या करना है, पूरा वक्त हमें पढ़ाई पर बिताना चाहिए। बड़े भाई बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा है। यानी आपकी जो कहानी में है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जो कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देना चाहती हूँ। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी आएगा नहीं। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। यानी वो छोटे भाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बताते हैं, उनको अलग अलग भाषाओं के बारे में बताते हैं कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। कोई बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी पूरी तरह से अच्छे से शुद्धता से नहीं पढ़ पाते हैं, और इस तरह से वो अपने छोटे भाई को डांट लगाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, इस जो मेन पॉइंट है इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, इससे पूरी कहानी का सार छिपा हुआ है। तो अब हमारे सामने आ गया बड़े भाई द्वारा अपनी इच्छाओं को मारना। यानी इसमें बेटा ये जो पॉइंट है कि अपनी इच्छाओं को मारना, इच्छा हमारी जो रुचि होती है,
हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या नापसंद है, पसंद और नापसंद। क्या बड़े भाई साहब की कोई पसंद नहीं होती थी? क्या उनको बाहर खेलना, कौन से बच्चे को बाहर खेलना पसंद नहीं होगा? लेकिन बड़ा भाई साहब यहाँ जो है हमारे बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के लिए प्रेरणादायी बनना चाहते हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि वो अपनी पसंद को, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? इसलिए मार देते हैं कि कहीं मैं ऐसा करूँगा तो मेरा भाई भी इससे सीख लेगा कि और बड़ा भाई कर रहा है तो छोटा भाई भी सीख ले सकता है। इसके लिए बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को सही राह पे लाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। बाहर दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाते हैं, बल्कि पूरा टाइम वो दिखाना चाहते हैं। वो पढ़ने के लिए क्यों हमेशा बैठे रहते, क्यों हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते, क्यों अलग अलग विषयों के बारे में अध्ययन कराना चाहते हैं, जानकारी देते हैं अपने छोटे भाई को। वो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि वो चाहते थे कि उनका छोटा भाई वही राह पे चले जहाँ पे बड़ा भाई चल रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी मस्त मौला जो स्वभाव के थे मुंशी प्रेमचंद जी, वो उनके लिए प्रेरणादायी, उनके लिए एक जरिया बनना चाहते, एक जिम्मेदार पर्सन बन के माता पिता की तरह उनकी देखभाल करते थे और उनको ये सीख देते थे। और ये सीख देने के लिए वो अपनी सारी इच्छाओं को, जो उनके मन में कुछ इच्छाएं होती थी बाहर खेलने की, बाहर कहीं आने जाने की, देखो बच्चे सबके अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं होती, तो उनकी जो इच्छाएं होती थी उस इच्छाओं को क्या कर देते थे, मार देते थे। यानी वहीं पर उसको खत्म कर देते थे। क्यों खत्म करते थे? क्योंकि छोटा भाई कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, बल्कि छोटे भाई के लिए अपने प्रेरणादायी बनने के लिए, सही राह दिखाने के लिए हमेशा क्या करते थे, अपनी इच्छाओं को मार देते थे। अब हमारे पास आ गया छोटे भाई द्वारा बड़े भाई साहब की बात पर अमल कर प्रयास करना। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने लाया है आपके लिए। ये है टाइम टेबल यानी समय सारणी। जब बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को डांटते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों की उनकी जो प्रतिक्रिया होती, जैसे मैंने बताया, वो सब सुनने के बाद छोटा भाई क्या करता है, अपनी समय सारणी बनाता है, एक टाइम टेबल बनाता है जिसमें वो पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, खेलने के लिए टाइम ही नहीं रखता। यानी अपने बड़े भाई साहब की डांट फटकार खाने के बाद छोटे भाई साहब अर्थात हमारे मुंशी प्रेमचंद जी क्या करते, ये उनके बचपन की कहानी है, वो क्या करते हैं कि एक समय सारणी बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, टाइम टेबल का पिक्चर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये जो कहानी है इसी पर आधारित है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो बड़े भाई साहब की इसमें कुछ चीज़ें हमने लाई है जो आपको शॉर्ट में करके बता रहे थे। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं कि वो समय सारणी बना लेते हैं, एक नया टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें वो खेलने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं रखते। यहाँ पे पूरा वक्त उनका पढ़ाई के लिए बनता है। जो भी समय बनाते हैं, जो सारणी वो बना रहे हैं, उस सारणी में क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए उनको एक भी वक्त, एक भी टाइम भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ देखिए, हाँ लेखक हमें टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाए इसका। देखो बनाते तो है समय सारणी, लेकिन क्या उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, क्या उसको सही से उस चीज़ों को कंठस्थ करके उसको उस पर उनका हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसका पालन कर पा रहे हैं कि यानी समय सारणी बनाना महानता नहीं था बल्कि उसका पालन करना। लेकिन हमेशा ये पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि ये मस्त मौला थे। समय सारणी उन्होंने बना दिया, टाइम टेबल तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसको क्या किया, फॉलो नहीं कर पाए, उसका पालन नहीं कर पाए। और जैसे ही जब बच्चे बाहर खेलते उनको दिखते वो आगे बढ़ जाते थे। यानी कि भाई की डांट खाने के बाद थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने के लिए उन्होंने एक नया टाइम टेबल बनाया, लेकिन उसका भी उन्होंने पालन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखिए, जब भी बच्चे बाहर खेलते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पे हमारे लेखक मुंशी प्रेमचंद जी भी अपना पढ़ाई, अपना टाइम टेबल साइड में रखते हुए दूसरी तरफ रख देते हैं और उनके दिमाग में खेलने की प्रतिक्रिया जागृत होती है। और वो जैसे ही देखते हैं कि उनके दोस्त बाहर खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे, पतंग से खेल, जिस चीज़ों से भी खेलते हैं उनके लिए खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे उनका जो बड़े भाई साहब के फेल होने पर छोटे भाई का व्यवहार परिवर्तन। बच्चों ध्यान दो, बड़े भाई साहब का जो रुद्र रूप होता था, जो अपने छोटे भाई के लिए डांट फटकार वो लगाते थे, वो ऐसा इसलिए लगाते थे क्योंकि वो अपने छोटे भाई के लिए जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार पर्सन के रूप में क्या करते थे, जिम्मेदारी निभाने के लिए उनके सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं। लेकिन हमेशा पढ़ने के बाद भी उनके बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका जो टाइम था उस अध्ययन को पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे और एक एक क्लास करके फेल होते जाते थे। और जब वो एक कक्षा और फेल हो गए, देखिए 3 कक्षा आगे थे, अब यहाँ पे एक कक्षा और वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे फेल होने के बाद अभी छोटे भाई की प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ा सा वो और भी, मतलब जब बड़ा भाई फेल हो जा रहा है, इतना टाइम लगाने के बाद, इतना अध्ययन करने के बाद भी वो फेल हो जा रहे हैं, तो बड़े छोटे भाई को
थोड़ा सा उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और वो ये दिखाना चाहता है कि बोलता तो नहीं है, बड़े भाई को रिस्पेक्ट देता है, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन वे दिखाना यही चाहते थे कि आपने पूरा वक्त तो पढ़ाई में बिताया लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। तो ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया बदल जाती है और बहुत ही मनमानी, मतलब बिना पूछताछ के, बिना बड़े भाई की इजाज़त को बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। यानी उनके व्यवहार में थोड़ा सा क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि उनके बड़े भाई साहब एक कक्षा में और फेल हो जाते हैं। तो पूरा वक्त पढ़ाई में देने के बाद भी जब उनके भाई साहब फेल हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, एक ऐसी भावना जागृत होती है कि पढ़ाई करके क्या मतलब, अगर आप फेल ही हो रहे तो यानी वो ऐसी प्रतिक्रिया में उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, थोड़ी थोड़ी वो मनमानी करना शुरू कर देते हैं। अब छोटे भाई की घमंड न करने की सलाह देखो। जब छोटा भाई के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, छोटा भाई बिना पूछे बाहर जाने लगता है, तो ऐसे में छोटे भाई को सही राह पे लाने के लिए, देखिए बड़े भाई साहब को जलन नहीं है, लेकिन एक बड़ा भाई साहब का क्या दायित्व है, किस तरह की जिम्मेदारी होती है, उसको निभाने में कभी भी चूक नहीं करते हैं। और वो अपने छोटे भाई को ये बताते हैं कि पास होने से तुम घमंड मत करो, यानी अगली कक्षा में मैं फेल हो गया और तुम पास हो गया। हमेशा छोटा भाई क्या करता था, अपनी कक्षा में प्रथम आता था। बड़े भाई साहब टाइम बहुत देते थे, समय बहुत लगाते थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार फेल हो जाते थे, लेकिन छोटा भाई हर बार प्रथम आता था अपनी कक्षा में और पास हो जाता था। पास होने के बाद भी प्रथम आएगा ना बच्चों, तो प्रथम आता था हमेशा। तो ऐसे में क्या हुआ, उसको थोड़ा सा उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो जब व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो ऐसे पे छोटे भाई के लिए उन्होंने क्या सलाह दिया कि रावण, यहाँ पे देखिए रावण का पिक्चर दिखाया गया, दशमुख दशानन रावण के बारे में, कि दशानन रावण को भी बहुत शक्ति थी, उसने भी भगवान को साक्षात्कार दर्शन किया, बहुत सारी शक्तियाँ उसके पास आ गई, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आ गया बच्चों, तो उनका क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को यही बताते हैं कि पास होने की वजह से तुम अपने अंदर घमंड मत लाओ, क्योंकि बड़े बड़े महाराजाओं के भी घमंड का सर्वनाश हो चुका है। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण देकर अपने छोटे भाई को समझाते हैं। और पूरी कहानी में यही बताया जाता है कि जब वो अपने छोटे भाई को कहानी को, उनके घमंड को, मतलब उनके व्यवहार में जब परिवर्तन आने लगता है, छोटे भाई बड़े भाई साहब से डरते नहीं है, बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बड़ा भाई साहब फेल हो जाता है और छोटा भाई साहब अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो थोड़ा उनके व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उनके बड़े भाई साहब फिर से अपने दायित्व निभाने के लिए उनको बहुत अलग अलग उदाहरण देके समझाते हैं कि दशानन रावण जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था, उसका भी अंत हो गया। तो अब यहाँ पे हमें बताइए, यहाँ भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन करते। पहले तो उन्होंने अलग अलग उदाहरण, राजा महाराजाओं का उदाहरण देके बताया कि किस तरह से उनका सर्वनाश हो गया और उनको भी घमंड था। यानी घमंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुरुपयोगी होता है, वो हमेशा हमें गलत राह पे जाना चाहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है पढ़ाई। अब वो सब राजा महाराजाओं की कहानी बताने के बाद बच्चों, बड़े भाई साहब अब अपने विषय की विस्तारता यानी विस्तृत रूप का वर्णन करते हैं कि हमारे विषय कैसे होते हैं, तुम्हारा विषय का जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारा अध्याय है वो कितना कम है, और यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ में बटेर का लगना, यानी बहुत ही सरलता से किसी चीज़ को पा जाना। तो बच्चों, आपकी इस कहानी में बहुत सारे मुहावरों का उपयोग किया गया है। अंधे के हाथ में बटेर का लगना मतलब बिना प्रयास बड़ी चीज़ पा लेना। बिना प्रयास बड़ी चीज़ पा लेना, ये बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के लिए क्या करते, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, अंधे के हाथ बटेर का लगना। फिर दूसरा मुहावरा बताते हैं, अंधा चोट निशाना, अनजाने में सही निशाना लगा दिया। यानी बड़े भाई साहब का कहने का तात्पर्य ये था कि तुमने अंदाज पूर्वक क्या किया, प्रश्नों को सॉल्व किया और तुम्हारा वह कहीं ना कहीं निशाने पे लग गया। यानी तुमने सही जानकारी नहीं ली, सही अध्ययन नहीं किया, विषय की विवेचना जो है, विषय का जो भाग होता है, किसी भी विषय के बेस को तुमने नहीं समझा, उसका जो सही नॉलेज है, सही जानकारी, जो सही अध्ययन किया जाता उसको तुमने नहीं समझा, बल्कि क्या किया, निशाना मारा, तुमने तुक लगाया और तुम्हारा तुक कहीं ना कहीं जाके सही बैठ गया, जिसकी वजह से तुम प्रथम आ गए। तो अंधे के हाथ में बिना प्रयास किए, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना प्रयास किए कुछ चीज़ों को पा लेना। अब उसके बाद, मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना या दांतों पसीना आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे में हैं जो आप लोगों के पाठ में दिया गया है। इन मुहावरों को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे,
और दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। और लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। यानी इन मुहावरों के माध्यम से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को समझाते हैं कि जब हमारी कक्षा में आओगे, हमारे विषय को देखोगे, तो तुमको दांतों तले क्या हो जाए, तुमको दांतों पसीना आ जाएगा, दांतों तले उंगली दबा लोगे, लोहे चने चबाना, इस तरह से वो मुहावरों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर व्यंग। अब हमारा पॉइंट आ गया वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर। वो बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग करते हैं कि आज की वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली बनाई गई है, इसमें निबंध को अगर कम शब्दों में लिखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्यों इस तरह से हमारे जो वो होते हैं, हमारे जो एग्जामिनर होते हैं, हमारे जो पेपर को चेक करते हैं, हमारे जो एग्जामिनर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शिक्षा प्रणाली को, जो यहाँ पे वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर इस तरह से व्यंग करते हुए कहते हैं कि कम समय में अगर इतिहास के बारे में बताते, अगर हेनरी 7वें की जगह गलती से हेनरी 8वां लिख दिया जाए तो समझो सारे नंबर गायब। ज्योमेट्री पहले तो इतिहास के बारे में बताते हैं बच्चों, यानी हिस्ट्री के बारे में बताते, फिर इतिहास के बारे में बताने के बाद ज्योमेट्री के बारे में बताते, जो तो बस खुदा की पनाह अ ब ज की जगह पे अ ज ब लिख दिया जाए तो सारे नंबर कट गए। दाल भात रोटी खाए या भात दाल रोटी खाए, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी जब आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो ए बी सी की जगह पर अगर गलती से बच्चों ने बी सी ए लिख दिया या सी ए बी लिख दिया तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि अगर अ ब स की जगह पे अ ज ब लिख दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों वर्तमान शिक्षा प्रणाली को इस तरह से बनाया गया है। फिर उन्होंने गणित के बारे में बताया, मैथ्स के बारे में बताया, इस रेखा पर यह लंब गिरा दो तो आधार लंब 2 गुना हो जाता है। यानी अलग अलग विषयों के बारे में वो वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में बताते हैं, अपने छोटे भाई को समझाना चाहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो चल रही है ये किस तरह से सही है, यानी उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं मुझे कहीं भी ये सही नहीं लगता है। फिर हिंदी के बारे में समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। समय की पाबंदी पर एक, समय का क्या सदुपयोग होता है, समय का क्या महत्व होता है, अगर उस पर निबंध लिखना है तो 4 पन्ने लिखना पड़ता है, जबकि उसे कम शब्दों में भी हम बता सकते हैं। यानी आज की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पर वो व्यंग करते, यानी अपनी गलती को नहीं मानते, उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं चूक हो रही इस बात को नहीं मानते, बल्कि क्या करते हैं, उस पर व्यंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना माने, वे बहुत बार फेल हो चुके। फिर बेटा हमें ध्यान दें भाई साहब के प्रति सहानुभूति, यानी बड़े भाई साहब जब छोटे भाई साहब को बार बार इस तरह से समझाते हैं तो वहाँ पे जब बड़े भाई साहब बार बार फेल होते जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में छोटे भाई साहब क्या करते हैं, सहानुभूति दिखाते अपने बड़े भाई साहब को। क्यों सहानुभूति दिखाते, क्योंकि उनके प्रति उनको प्रेम रहता है, वो अपने बड़े भाई साहब को आदर सम्मान देना चाहते हैं। जिस तरह से अगर बड़े भाई ने अपने कर्तव्य का पालन किया तो छोटे भाई ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। भले ही बड़े भाई साहब फेल होते जा रहे लगातार अपनी कक्षाओं में, लेकिन वो हमेशा अपने बड़े भाई को कभी भी पलट के जवाब नहीं देते हैं और कभी भी उनकी बातों को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देते हैं। उनके प्रति उनके अंदर सहानुभूति आती है, उनको प्रेम आता है, उनको दर्द होता है, और उस सहानुभूति को इसमें वो बताते हैं कि अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। यानी जब बार बार बड़े भाई साहब फेल होते गए तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, नरम पड़ते गए, यानी हमेशा उनसे सवाल नहीं पूछते थे, छोटे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे, ये सब सवाल करना उन्होंने बंद कर दिया। तो जब ऐसे होने लगा तो ये क्या कर, इनके अंदर भी वो चीज़ें आई कि हमारे बड़े भाई साहब को हमारी कोई चीज़ें गलत ना लगे, उनको कहीं पीड़ा ना पहुँचे हमारी बातों से, तो ये इस बात को ध्यान रखते हुए उनको सहानुभूति दिखाते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, यहाँ भाई साहब के छोटे भाई के पतंग के पीछे भागने की बेवकूफ़ी ले रहे हैं, हाँ बेवकूफ़ी बता रहे हैं। देखिए बड़े भाई साहब, यहाँ भाई साहब छोटे भाई साहब के पतंग के पीछे भागने को बेवकूफ़ी बता रहे हैं। यानी छोटा भाई एक बार पतंग उड़ाने के लिए जाता है और पतंग जब उसका कट जाता है तो उसी के पीछे भागता भागता वो पतंग को पाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ भाई साहब तजुर्बे के महत्व को समझा रहे हैं। और बड़े भाई साहब फेल होने के बाद उनकी भले ही छोटे भाई के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, लेकिन ये वो तजुर्बे यानी जो अनुभव होता है, यहाँ पे बड़े भाई साहब फेल होने के बाद अपने छोटे भाई साहब
साहब को पहले तो अलग अलग महाराजाओं का उदाहरण देके कहानियों के माध्यम से उनके घमंड को कम करने के लिए बोलते, फिर अपने विषय को विस्तार पूर्वक बताते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि जीवन का अनुभव क्या होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जब जीवन का जो बताते हैं, एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि हमारे जो प्रधानाचार्य है, हमारे जो प्रधान अध्यापक है, वो अपना पूरा वेतन ले जाके अपनी बूढ़ी माँ को देते हैं। उनकी बूढ़ी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ज्ञान उसने अर्जन नहीं किया, लेकिन उसको जीवन जीने का अनुभव है। यानी किस तरह से परिवार की जिम्मेदारी को समझना, परिवार के प्रत्येक सदस्य के मनोभावों को समझते हुए परिवार का पालन पोषण करना, ये हमारे जो सीनियर पर्सन होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हमसे जीवन जीने का ज़्यादा अनुभव होता है। तो बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई साहब को अपने जीवन जीने का, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो बताते हैं कि मैं तुमसे उम्र में अधिक हूँ। यानी जो हमसे उम्र में अधिक होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, अगर हमसे बड़े हैं तो उन्हें उनके जीवन का जो नज़रिया होता है, जो तजुर्बा